अमेरिका के सुपर पावर के साख को दाग लग चुका है। जो कल तक अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा था, अब वो उस लायक नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों ने तो कह दिया है कि अब वही होगा जो तेहरान तय करेगा, यानी खाड़ी देशों का सुल्तान तेहरान बन गया है और अब वही होगा जो मुस्तफा तय करेगा। तो देखिए, यहाँ पर अमेरिका ने जिस तरह से कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका की कोशिश कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसका वर्चस्व कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान जो है एक लीडर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से खाड़ी देशों में। तो कहते हैं जंग के बीच में अमेरिका अपनी बेस से ईरान पर प्रभावी नहीं हो पाया और ना तो अपनी रक्षा कर पाया और ना अपने दोस्तों की रक्षा कर पाया। बस यही खाड़ी देशों को नागवार गुजरा और खाड़ी देशों का मोहभंग अमेरिका से हो गया। अब मिडिल ईस्ट के देश क्या चाहते हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से खाड़ी देशों का अमेरिका पर से भरोसा उठ गया है, खत्म हो गया है, तो ऐसे में ये माना जाए कि अमेरिका जिस तरह की सुरक्षा इन खाड़ी देशों को दे रहा था, अब यहाँ के लोग उस पर भरोसा नहीं करते, यानी खाड़ी देश अब इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका किसी भी तरह से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो खाड़ी देश अमेरिकी बेस हटाने की मांग कर सकते हैं। सुरक्षा के नाम पर ही खाड़ी में अमेरिकी बेस बनाए गए थे कि आपको हम सुरक्षा देंगे, अमेरिका का दावा था जब अमेरिकी बेस यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पावर है वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए खाड़ी देश जो है वो अब अमेरिका पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर अमेरिका का वर्चस्व क्या कम होने लगा है ये माना जाए, और ईरान एक तरह से एक खाड़ी देशों के नेतृत्व की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा अपडेट्स को जानने के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास सबरोल भी बने हुए हैं। विकास, सबसे पहले अपडेट आपसे ही ले लेते हैं, क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच, साथ ही खाड़ी देशों की क्या कुछ सोच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मौजूदा हालात यही है कि अभी भी फिलहाल संशय है क्या वाकई ये जो युद्ध विराम है ये चल पाएगा, ये जो मसौदा तैयार किया गया ये पूरा अमल में ला पाएंगे। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो एक तरफ जहां पर हॉर्मुज को लेकर अब जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है, वहीं पर लगातार इजराइल और लेबनान को लेकर जो न्यूज़ हैं वो सही नहीं आ रही, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि यूएस के कहने पे भी वो पीछे नहीं हटेंगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले करते रहेंगे। और ऐसे में अब इस पिक्चर में हूथीज भी कूद पड़े हैं। हूथीज ने भी कहा है कि अगर सोमालियालैंड में अगर कहीं भी आईडीएफ घुसी तो हम उनके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से जो हिजबुल्लाह के साथ हूथीज भी कहीं ना कहीं आईडीएफ के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर हूथीज ने कोई भी एक्शन लिया आईडीएफ के खिलाफ, तो एक बार इजराइल जो है वो हूथीज के खिलाफ भी एक्शन लेगा। और ऐसे में ये आईआरजीसी पर दबाव पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही प्रॉक्सी जो है कहीं ना कहीं आईआरजीसी की है, और ईरान पर यह दबाव जरूर बनाया जाएगा कि इन मसौदों को, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको पहले हल किया जाए, उसके बाद ये आगे की बात की जाए। उधर खाड़ी देश भी कहीं ना कहीं अभी समझ चुके हैं कि वो इस पूरी लड़ाई में वो कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आए अपने आप को, क्योंकि जब हमले किए गए जितने भी यूएस बेस थे तो उनको नुकसान कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को हुआ है। तो ऐसे में अब एक नई रणनीति हो सकता है देखने को मिले कहीं ना कहीं, तो उसी को लेकर अब किस तरह से चीजें होंगी ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो ये जो युद्ध विराम का जो मसौदा तैयार हो रहा है, इस पे संशय लगता हुआ लग रहा है कि क्या वाकई ये अमल में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। जी, क्या कुछ साख बनी रहती है, नहीं बनती है? ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साय सर, आपसे समझना चाहेंगे हम, जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खाड़ी देशों का क्या वाकई अमेरिका से विश्वास उठ गया है? उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, और अमेरिका भी अब कहीं ना कहीं ईरान को लेकर जिस तरह से अपनी राय रख रहा है, अपनी बात वो पेश कर रहा है, उसमें वो कमजोर सा साबित होता हुआ दिख रहा है? ये तो इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से भी देखना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि युद्ध के समय हम बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन करते हैं टैक्टिकल स्टेप्स का, कि इस जगह को हम नहीं बचा पाए, इस एयर डिफेंस सिस्टम पे हमला हो गया दुबई में एयरपोर्ट के पास या बुर्ज खलीफा के। तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है और ये टैक्टिकल इन नेचर है। थोड़ा इसे जूम आउट करिएगा तो लार्जर पिक्चर दिखेगी। 28 फरवरी से पहले, कुछ ही दिनों पहले,
द ग्रेट आयतुल्ला खमैनी ने बोला था कि अगर अमेरिका ने जंग की कोशिश की तो ये रीजनल वॉर बन जाएगा। मतलब उन्होंने इसको एक रिलीजियस फ्लेवर में पेंट करने की कोशिश करी थी, और ये उनका एनालिसिस जनरली किसी भी हिस्टोरियन या एनालिस्ट से पूछते आप तो शायद सही इंडिकेशन दे रहा था, क्योंकि ये मानी हुई बात है गीतू कि गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इन वजहों से नहीं बल्कि एक रिलीजियस वजहों से इजराइल को नहीं पसंद करते हैं। ये लार्जर पिक्चर है। कम व्हाट में गल्फ में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस इन कंट्रीज में, जीसीसी या मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में 11, 12, 14 जो भी हैं, वो ईरान के डोमिनेशन को बैलेंस आउट करने के लिए थी, ना कि इजराइल को प्रमोट करने के लिए या इजराइल को सेफगार्ड। तो ऐसे में इजराइल और अमेरिका का जॉइंट अटैक ऑन ईरान ये बहुत ही सरप्राइजिंग था कि इतने दिनों तक सस्टेन कर लिया, जब ये पता था कि ये अटैक प्राइमरली इजराइल के सेफगार्ड के लिए किया गया है। फिर भी इन कंट्रीज ने, गल्फ कंट्रीज ने, इस्लामिक नेशंस ने अमेरिका का साथ दिया। तो ये नेचुरल था कि कुछ दिनों के बाद इनकी जब आपस में फिर से बातचीत शुरू होगी, ईरान एंड गल्फ कंट्रीज, तो ये रियलाइज करेंगे कि ये ईरान के खिलाफ हमला कम था, इजराइल के प्रो का हमला था, और ये बात इनको एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये अपने को इस हमले से डिस्टेंस करते। देखें, इन सब ने मेंटेन किया कि इस पूरे 100-150 दिनों में इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी हमला ईरान पे नहीं किया। सारे यूएस बेसिस के हमले हुए थे, जबकि ईरान ने रिटेलिएशन में यूएस बेसिस को इन द मिडिल ईस्ट मारा, और अच्छे खासे नंबर्स में, 20-50 नंबर्स में सिविलियन टारगेट्स जहां यूएस बेसिस नहीं थे, इंक्लूडिंग सम गैस प्लांट, सम एयरपोर्ट, सम अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को मारा। तो ये जो मिडिल ईस्ट में अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेके मार्को रूबियो ने, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उन्होंने ये स्क्रैम्बल किया है कि 3 दिन का विजिट यूएस के सबसे सिंसियर पॉलिटिशियन का सिर्फ इस फायर को डाउज करने के लिए है कि आप लोग ये ना सोचे कि ये इजराइल के खिलाफ था। अमेरिका आपके साथ है ईरान के अगेंस्ट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे एमओयू में कुछ आपके मुद्दे ओवरलुक हो गए हैं तो हम उसको वापस से एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि जब तक मुद्दा इजराइल वर्सेस ईरान होगा, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, इंक्लूडिंग दोज कंट्रीज जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ झुकेंगे, और इससे अमेरिकन डोमिनेशन इस एरिया में चैलेंज होगा। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अमेरिका को कुछ विड्रॉ करनी पड़े अपनी फोर्सेस, तो ये ना सिर्फ एक स्ट्रैटेजिकल लॉस होगा अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक पर्सनल डिफीट की तरह देखा जाएगा कि आप तो जी इनको स्ट्रांग करने गए थे, इन्होंने आपको लाइक नाटो, लाइक ईयू, इन्होंने आपको ही रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, इंक्लूडिंग इन दिस वॉर, जब ट्रंप ने बोला है कि हम वी विल ब्लो ऑफ ओमान, या कभी कुवैत के बारे में कुछ उन्होंने ब्लैबरिंग्स करी हैं ड्यूरिंग द वॉर, मेकिंग द लीडरशिप अनहैप्पी। तो ट्रंप ने अपनी बातचीत से एज इट इज बहुत से दोस्त खोए हैं, इंक्लूडिंग गल्फ के कुछ कंट्रीज के, वो एक मुद्दा है। लेकिन ये इनका रीअलाइनमेंट ऑफ गल्फ कंट्रीज टुवर्ड्स ईरान या अगेंस्ट इजराइल, जैसे भी आप उसको प्रोजेक्ट करें, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, इट इज बिकॉज ऑफ इजराइल, एंटी ज़ायनिज्म जो उनकी एक फीलिंग है। जी गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में अब समझना होगा कि आखिर अमेरिका के सामने क्या कुछ रास्ता बचता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर अजिताभ सर, अगर हम पूरे इस प्रकरण को समझे तो क्या कुछ छवि जो है अब अमेरिका की बनती हुई दिखाई दे रही है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की साख किस तरह से बढ़ी है या कम हुई है, कैसे देखते हैं इसे? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, अमेरिका ये गल्फ देशों में बेसिकली आया था अपने तेल की रणनीति के तहत, क्योंकि जिस समय वहाँ बेसेस बने अमेरिका के, उनको तेल चाहिए था, अमेरिका में तेल उस तरह से था नहीं, तो वहां से शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते वो सुरक्षा और रक्षा चीजों पे आ गई। अभी निश्चित रूप से अमेरिका की साख गिरी है, इसमें दुनिया में भी और गल्फ के देशों में भी। और इसीलिए आप देखिए, जैसे ही स्विट्जरलैंड में वार्ता खत्म हुई, अमेरिका के विदेश मंत्री गल्फ के दौरे पे हैं। कूटनीति और रणनीति अपने पूरे स्वभाव पे मुझे दिख रहा है। 3 देशों की जो यात्रा कर रहे हैं रूबियो, अभी उन्होंने पहले अबू धाबी गए, फिर वहां से कुवैत, और आज वो बहरीन में है।
इन 3 देशों की यात्रा का मेन मकसद यही है कि वहां के जो कंसर्न आए हैं ईरान की युद्ध की वजह से, उस पे उनको सुरक्षा के लिहाज से रीएश्योर करना कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो कंसर्न है, उसको एड्रेस करना, क्योंकि अमेरिका ने ये रियलाइज किया है कि गल्फ के देश उससे दूर जाते जा रहे हैं, बिकॉज वो उस तरह से प्रोटेक्ट जो उनको एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ आप देखिए ईरान भी यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, रेदर सुपर एक्टिव हो गया है। अभी वो गल्फ के देश, जो खाड़ी के देश हैं और जो खास करके नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां के ईरान के लीडर्स के लगातार दौरे शुरू हो गए हैं इस बातचीत के बाद। एक तरफ राष्ट्रपति पेजेस्कियन पाकिस्तान के दौरे पे थे और वहां उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। एक वो कह रहे हैं कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्ट तैयार होना चाहिए, सो दैट कि ये आपस में विश्वास का माहौल हो और अमेरिका पे डिपेंडेंसी इनकी कम हो, अमेरिका का इंटरफेरेंस रेदर कम हो। दूसरी तरफ इनके जो स्पीकर हैं गालिबाफ और इनके विदेश मंत्री हैं, वो दोनों अभी पहुंच गए हैं अजरबैजान। बाकू में एक OIC की मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग चल रही है, उसमें कई सारे इस्लामिक देश आए हुए हैं। वहां पे वो बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग कर रहे हैं और उसमें भी रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल कोलैबोरेशन पे बार बार ईरान के लोग अब बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे रणनीति यही है कि अमेरिका से जो दूरियां थोड़ी बढ़ी हैं, जो अमेरिका को लेकर शंकाएं पैदा हुई है गल्फ के देशों में, उसको इनकैश किया जाए और एक कोशिश की जाए कि एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट भी बने और इन देशों का थोड़ा सा भरोसा भी जीता जाए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए ईरान के विदेश मंत्री मस्कट भी पहुंच गए और स्पीकर भी दोनों, और मस्कट के में ओमान के राजा से इनकी बात हुई है। उसमें खास करके हॉर्मुज को लेके इनकी बात लगातार चल रही है कि हॉर्मुज में इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि वहां पे हमारा कब्जा है और हमारा स्वामित्व है, मतलब हम संप्रभु राष्ट्र हैं और हॉर्मुज पे हम दोनों का कब्जा है। और वहां ये भी बात हो रही है कि कैसे हॉर्मुज पे टोल लगाया जाए या सर्विस टैक्स वसूला जाए। इस तरह की चर्चाएं लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स ओमान और ईरान के बीच में हो रहा है, तो ऐसी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आज जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सऊदी के विदेश मंत्री से भी बात की है। मुझे लग रहा है कि एक रीअलाइनमेंट जो है वो खाड़ी के देशों को लेके वो चल रहा है और उसमें सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, अमेरिका की जो साख घटी है, इन सारे मुद्दों पे कुछ नया होने जा रहा है। लेकिन गल्फ के देशों के साथ मजबूरी है कि उनके यहाँ पे अभी लड़ने की क्षमता जो जैसी है, पैसे तो हैं उनके पास, लेकिन उस तरह की आर्मी उनके पास नहीं है। बल्कि आप कह लीजिए गल्फ के देशों में तो ज्यादातर पाकिस्तान और दूसरे देशों के सैनिक काइंड ऑफ गए हुए हैं, तो उनके पास तो एक पॉपुलेशन कम है, ये उनका लिमिटेशंस है। दूसरी तरफ अमेरिका से जो भरोसा था और जो डिपेंडेंसी थी, उसकी वजह से वो कमजोर थे। तो अभी टाइम लगेगा उनको अमेरिका से दूर आने में, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अमेरिका पे डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने पैसे का इतना ज्यादा किया हुआ है कि उस पैसे को भी लेके उनकी कहीं ना कहीं शंकाएं रहेंगी। इतनी आसानी से ये अलाइनमेंट जो है वो टूटेगा नहीं, बट रीअलाइनमेंट की कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब देखना होगा कि रीअलाइनमेंट कैसे होता है मनोज कुमार जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, ईरान को जितना कमज़ोर अमेरिका ने समझा था वैसा हुआ नहीं, और अब हॉर्मुज़ को लेकर कहीं ना कहीं ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि दावे बहुत किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि अगर वो बंद होता है फिर से तो एक बार और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी मौजूदा हालात को देखते आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है? क्या अमेरिका की जो एक साख थी, एक सत्ता थी, एक पावर थी, वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है? हॉर्मुज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं निर्णय नहीं ले पाएगा अमेरिका? अमेरिका एक सुपर पावर है और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 40-45 साल से वर्ल्ड पे एक शासन कर रहा है, और उनका जो नीति रहा है नॉर्मली फूट डालो शासन करो, कि किसी दो कंट्री को जो है वो लड़ा देता है और किसी न किसी रूप में वो फ़ायदा उठा लेता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि अपना वेपन्स को वो किस तरह से जो बेचते हैं, वो एक भय का वातावरण खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री होता है, साउथ एशियन कंट्रीज हो, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया के खिलाफ, और भी जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने वार कर दिया। और तो स्वाभाविक है कि मिडिल ईस्ट में जो अभी अवस्था बना हुआ है, इसको लेकर के भले ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है थोड़ा डाउनग्रेड में है,
लेकिन ऐसा अमेरिका होने नहीं देगा। किसी न किसी रूप में मिडिल ईस्ट कंट्री में अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। हालांकि एक साख तो जरूर अमेरिका का गिरा है, जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन था मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कि अगर किसी न किसी रूप में ईरान से अगर हमला होता है, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चाहे अब इराक हो, तो बहरीन हो, तो वहाँ पे जो है अमेरिका किसी न किसी रूप में जो है सॉवरेनिटी को जो है जरूर बचा के रखेगा। लेकिन इस युद्ध में जो है सॉवरेनिटी को बचाने में अमेरिका नाकामयाब रहा। और हालांकि जो भी ईरान ने हमला किया था वो अमेरिकन बेस पे ही इस कंट्रीज में किया था। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जितना सपोर्ट जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मिलेगा इस युद्ध में शायद नहीं मिला। अगर वो मिलता तो और डिस्ट्रक्शन जो है ईरान का होता, और हो सकता था कि कुछ सीन डिफरेंट होता। लेकिन जिस तरह से वो मिडिल ईस्ट कंट्री जो है वो सिर्फ देखता ही रह गया, सिर्फ वो देखता रहा कि सिर्फ वो अमेरिकन बेस पे ही तो हमला कर रहा है, वो वहाँ के लोगों पे उतना हमला नहीं किया और जितना करना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अमेरिका को भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए था सऊदी अरब से, चाहे यूएई से, शायद उतना नहीं मिल पाया। अगर मिलता तो एक डिफरेंट सिचुएशन होता और अमेरिका को ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करने का मौका मिलता। अभी जो है एक दौर बना हुआ है, जिस तरह से युद्ध अभी जो है सीज फायर के दौर पे है, 60 डेज का है। अभी अब अमेरिका ये चाहेगा कि जो भी उसका लॉस्ट ग्लोरी रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो किसी तरह से वो मेंटेन करे, चाहे इकोनॉमिक वे में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर के हो, चाहे वहाँ कोई टेक्नोलॉजी देने की बात हो। नॉर्मली वेस्टर्न कंट्री स्पेशली अमेरिका ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी दे करके हम पर्टिकुलर कंट्री को अपने और आकर्षित कर सकते हैं। तो ये भी एक रणनीति होगा कि वो किसी न किसी रूप में जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो स्पेशली जो है ईरान के खिलाफ रहता है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, इराक हो, इसको एक मजबूत किया जाए, चाहे वेपन के रूप में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में, ताकि वो ईरान को वो चेक कर सके। वहीं जो है एक ये भी जो है वो रहेगा अमेरिका का कि ईरान को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इतने लिफ्ट देने के बावजूद भी ईरान को किस तरह से इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि वो भी जो है ईरान अमेरिका के बस में आ जाए। और हम लोग देख रहे हैं कि इस जो 14 पॉइंट जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें ईरान को कुछ ज़्यादा फायदा लग रहा है, क्योंकि जो ऑयल बेचने की जो बात था उस पर भी लिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अब पहले जो है चोरी छुपके जो है ईरान तेल बेचता था नेबरिंग कंट्री से, या स्पेशली ज़्यादा तेल जो है चाइना को बेचता था। लेकिन इस एग्रीमेंट अगर ये हो जाता है तो ईरान सभी कंट्रीज के साथ जो है अपना तेल बेचेगा। अगर तेल बेचता है तो इकोनॉमी बूस्ट होगा ईरान का, और फिर वो टेक्नोलॉजी और मिसाइल वो कोशिश करेगा कि अपना वो डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दोनों कंट्रीज जो है अब कोशिश में ये है कि कितने किस किस ध्रुव में, दो ध्रुव में ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट बंटने वाला है। एक ईरान का ध्रुव होगा, एक अमेरिका का जो सपोर्टेड एरिया होगा वो ध्रुव होगा, और कोशिश ये रहेगा कि जो है वो बैलेंस बना के रखे। वहीं जो है हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के साथ जो है सऊदी अरब ने एक डिफेंस डील किया था कि अगर सऊदी अरब पे अगर हमला होता है तो पाकिस्तान समझ ले कि वो पाकिस्तान पे हमला हुआ है, वहीं अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो सऊदी अरब समझेगा कि उस पे हमला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब को पहले से ही कुछ ऐसा लग रहा होगा कि हम अमेरिका पे डिपेंडेंट सिर्फ नहीं रह सकते हैं, किसी न किसी रूप में जो है वो एक इंडिपेंडेंट वो रहना चाह रहा था। और रीजन में स्टेबिलिटी किस तरह से आए इसको लेकर के ध्यान में रखते हुए उसने पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया। हालांकि इस युद्ध में जो है पाकिस्तान को जिस तरह से सहायता करना चाहिए, हम लोगों ने देखा कि एक मीडिएटर के रूप में कोशिश किया पाकिस्तान की वो सिर्फ रहे। हालांकि ईरान पे सऊदी अरब पे भी ईरान ने हमला किया था, उसमें पाकिस्तान को आगे आना चाहिए था जब डील हुआ है तो, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ पाया। तो कुछ न कुछ जो ऐसा लग रहा है कि वो सऊदी अरब और कुछ देशों के साथ वो डील करेगा। और जिस तरह से अमेरिका का भी एक रहा है कि किस इजराइल को जो है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में
बिल्कुल, और प्रेशर अमेरिका के कम लिए एक है। तरह से चुनौती भी कह सकते हैं मनोज जी, जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है कि आखिर इजराइल मानने को तैयार नहीं है, और अगर यहाँ पर हिजबुल्लाह को किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है इजराइल, तो फिर ईरान मानने को तैयार नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान में फिर से तख्ता पलट की तैयारी, मोसाद के नए प्रमुख कर रहे हैं तैयारी। नेतन्याहू ने मोसाद चीफ को जिम्मेदारी दी है, CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, ईरान में फिर से तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। तो मोसाद के नए प्रमुख कर रहे हैं ये तैयारी। नेतन्याहू ने मोसाद चीफ को जिम्मेदारी दी है, CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान सामने आ रहा है कि ईरान में फिर से तख्ता पलट हो सकता है। साहिर सर, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई ये पॉसिबल है, एक बार फिर से तैयारी हो सकती है तख्ता पलट की ईरान में? तख्ता पलट जिसको हम रजीम चेंज कह रहे थे, उसके लिए पहले एक तख्त होनी पड़ेगी, तो उसको पलटा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली CNN, जो कि एक आई डोंट कंसिडर CNN एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस, वो एक नैरेटिव चलाते हैं, उनका एक एजेंडा है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसी वजह से पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिकन मीडिया में से CNN वाज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट हाउस जिसको तेहरान ने इजाजत दी युद्ध के दौरान तेहरान जाने की और रिपोर्टिंग करने की। ये अलग बात है कि उनके हेड पे गन रखे हुए थे कि आप क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या कैप्चर करेंगे, ये IRGC कंट्रोल करेगा। तो CNN की रिपोर्टिंग को तो साइड में रखें, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर कहीं से फ्लो डाउन की है, क्योंकि आजकल जब से किसी ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका का एक दूसरा पायलट अभी ईरान में है, तो उसके बाद से ट्रीजन का आरोप लगाया था ट्रंप ने कि ये इस तरह की लीक करने वाले रिपोर्टर्स जो हैं वो गद्दार हैं और हम उनको देशद्रोह के मुकदमे में चलाएंगे। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, तो इसलिए इनकी रिपोर्टिंग अब थोड़ी सी केयरफुल हो गई है उस ट्रीजन वाले एंगल के बाद से। तो अगर ये कहते हैं कि मोसाद ने किया है, तो पहले तो मोसाद एक अमेरिकन एजेंसी नहीं है, तो इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्यों पब्लिश की, इसको कैसे कॉरबोरेट करेंगे। बट एट द सेम टाइम, क्या मोसाद वहीदी को एलिमिनेट करना नहीं चाह रहा है? 100% चाह रहा है। क्या IRGC का प्रेजेंट कमांड एंड कंट्रोल, एक्चुअली 15-20 दिन पहले एक अटैक हुआ था जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि शायद वहीदी को टारगेट किया गया था, उसके बाद से कोई कंफर्मेशन या डिनायल नहीं आया। तो तख्ता तो है नहीं, IRGC के बचे कुचे वो जो आपने सुन रखा है कई बार कि मोज़ेक डॉक्ट्रिन पे काम हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप कोई है नहीं। इसी वजह से वहां के प्रेसिडेंट और IRGC के कमांडर्स बीच बीच में ये शवगुफा छोड़ते रहते हैं गीतू कि खमैनी जूनियर ने, मुस्तफा खमैनी ने ये बोला है, मुस्तफा खमैनी ने ये बोला है, उन्होंने एग्री कर लिया है, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं रिगार्डिंग द MOU, ताकि उनकी अपनी बिखराव को कंटेन कर पाए वो, और वहां का जो अपराइजिंग, ऑर्गेनिक अपराइजिंग फिर से ईरान में कुछ दिनों से कोशिश हो रही है, उसको वो क्रश कर पाए। और यस, ऑफ कोर्स मोसाद मस्ट बी वर्किंग ऑन एलिमिनेटिंग सम मोर लीडरशिप ऑफ IRGC। यानी कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। वक्त इतना ही था, सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।